चलो नेक्स्ट इस चैप्टर को और एक दिन कर लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखो, एक कण पर दो सरल आवर्त गतियां, एक कण पर दो सरल आवर्त गतियां x बराबर a cos ओमेगा t प्लस डेल तथा y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस अल्फा है, जब डेल इज इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाई 2 हो तो परिणामी गति होगी टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट ऑन ए पार्टिकल the displacement equations are x is equal to a cos omega t plus del and a cos omega t plus alpha when del is equal to alpha plus pi by 2, then the resultant motion will be ऑप्शन ए वृत्त तथा गति दक्षिणावर्त, सर्कल एंड मोशन clockwise, option B anti-clockwise, सेम है ना, वामावर्त, C दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्त इलिप्स, और ये भी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, और डी सेम एंटी क्लॉकवाइज। एक पार्टिकल पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और तब इसका पाथ किस टाइप का होगा ये आपको फाइंड करना है। मोशन का जो पाथ है वो किस टाइप का, तो पाथ जो है कभी भी याद रखना, अगर y इज इक्वल टू bx प्लस सी, इस टाइप का करते हैं bx प्लस सी, मतलब यहाँ पर पावर भी एक है और यहाँ पर भी पावर एक है, तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या होता है स्ट्रेट लाइन। अगर y इज इक्वल टू bx स्क्वायर, मतलब यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है और c जो भी हो या c हो ना हो, तो इस समय जो होता है पैराबोलिक है, पैराबोलिक। और अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माने दोनों समय 1 हो या a हो b हो c हो जो भी हो, या अपॉन यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या c जो भी इस टाइप का हो, मतलब कुल मिला के जब पावर इस टाइप का हो तो क्या हो जाता है वो सरल। तो अपने को इसके पावर के बेसिस पर अपने को बताना है इसका पाथ किस टाइप होगा। अगर पावर इसमें भी x के पावर 2 है, इसमें y का पावर 2 है, दोनों का पावर 2 आ जाता है तो समझ लेना। तो यहाँ पर
चार ऑप्शन है, सर्कुलर है, सर्कुलर में क्लॉकवाइज, सर्कुलर में एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ पर पैराबोलिक कर लो, पैराबोलिक कर लो, पैराबोलिक, पैराबोलिक, परबोला, चार ऑप्शन है आपको करना है। मिल जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपने को कैसे सॉल्व करना है। एक्स है ना, ये भी एक्स का इक्वेशन है और वाई का इक्वेशन। अब क्या है, जो डेल का वैल्यू है वो कितना है, अल्फा प्लस 5 है। मतलब इस इक्वेशन को अगर 1 कंसीडर करें तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या है, a cos ओमेगा t प्लस डेल। तो डेल को हम क्या लिख रहे हैं, x a cos ओमेगा t प्लस अल्फा प्लस 5। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2। स्क्वायर, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, y का स्क्वायर करोगे प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर और ये क्या है, sin स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मतलब यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस अल्फा और प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस। तो कुल मिला के ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसीलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ये। और जब भी पावर क्या आ जाए, दोनों का पावर 2, तो सर्कल। 3 कंडीशन है, अगर दोनों का पावर 1 है तो समझ लेना स्ट्रेट लाइन, दोनों का पावर क्या आ जाए 1 और दूसरे साइड में 2 हो तो पैराबोलिक होता है, और दोनों का पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन। जैसे तुम लोग लिख लो 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 या 5, या इसी को जब y का वैल्यू निकालते हैं तो y इज इक्वल टू 7x, y इज इक्वल टू 7x प्लस 8। इस टाइप का जब वैल्यू आता है तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। उससे जब भी हम ग्राफ पेपर में उस पॉइंट को लेते हैं या इसका डिफरेंट वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकालते हैं, उससे उसको जब हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिलता है। लेकिन इस टाइप की कंडीशन में अपने को क्या मिलता है, सर्कल। दूसरी चीज यहाँ पर बात आ रही है, ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एंगल को हम कैसे नापते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट ये और एक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। तो 0 से जब हम 90 जाते हैं, ऐसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, 0 से 90 ऐसे जाते हैं, 90 से 180 हम ऐसे जाते हैं। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जब भी प्लस आए तो समझो एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वृत्त गति दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किए हम, दो इक्वेशन लिए, डेल का वैल्यू पुट किए, डेल का वैल्यू पुट करने के बाद वो क्या, साइन इसमें बदल गया, कॉस साइन में बदल गया, है ना, कॉस साइन में बदल गया। अच्छा कॉस में था ना तो माइनस आएगा, कॉस में था
तो किसमें आ जाएगा, माइनस में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, क्योंकि साइन जब कॉस में चेंज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस होता है, सभी प्लस होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण अपनी माध्य स्थिति में सरल आवर्त गति करता है। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन। इसका आयाम a तथा आवर्त काल t है। Its amplitude is a and time period is t. Time period is t. जब उसका वेग अधिकतम वेग का आधा हो, जब उसका वेग अधिकतम वेग का आधा हो, उस समय विस्थापन होगी। When velocity is half of its maximum velocity, when velocity is half of its maximum velocity, then the displacement will be, option A under root A under root 3 by 2a, option B 2 by under root 3a, option C 1 by 3a, option D 1 by under root 3। क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब वेलोसिटी कितना हो, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो, उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कहां से, मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ये अगर मीन पोजीशन है तो y इज इक्वल टू यहां पर क्या है, 0 है, और यहां पर जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, यहां पर y इज इक्वल टू क्या होता है, a हमने लिया है, y इज इक्वल टू a लिया, तो यहां से कितने डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ के इक्वल, ये दिया, तो अपने को यहां पर y का वैल्यू फाइंड करना, ये है क्वेश्चन। मतलब एक पेंडुलम है, एक जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, यहां पर डिफरेंट स्टेजेस है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ये जब ऑसिलेट कर रहा है तो यहां पर वो कितना डिस्टेंस पे चले जाए कि यहां पर वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ की, ठीक है। डायग्राम बना करके आप पहले देख लेंगे कि डायग्राम में क्या बोल रहा है ना, डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर y 0 है, यहाँ v मैक्सिमम का हाफ हो गया, यहाँ पर v है, तो यहाँ y का वैल्यू कितना है, ये है क्वेश्चन। कितना आ गया,
समझाएगा। दो फार्मूला अपने को देखना है। सबसे पहले वैल्यू देखना है कि V का क्या फार्मूला होता है, V मैक्सिमम का क्या फार्मूला होता है। तो अपने पास V मैक्सिमम का क्या फार्मूला बताया था, A ओमेगा, A ओमेगा, ठीक है, ओके करेक्ट है। और V का फार्मूला क्या बताया था, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला, ठीक। तो क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, V इज इक्वल टू V मैक्सिमम बाय 2, ये दिया, ये दिया है ना। तो V का वैल्यू रख दो, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा अपॉन 2। क्या कैंसिल हो रही है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर रूट उधर गए 4 हो गया। इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या होगी, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 का 4 का 2 और a स्क्वायर का 3। तो इसका सही आंसर क्या होगी, अंडर रूट 3 बाय 2, मतलब जब ये मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर चले जाए, अंडर रूट 3 बाई 2a इतना डिस्प्लेस हो जाए, उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी। आ गया समझ में, कंडीशन समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर लो। V मैक्सिमम का फार्मूला ये है, और V का फार्मूला ये है। अपने पास क्या दिया है, V इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी है, V का वैल्यू रख दिए, V मैक्सिमम का वैल्यू रख दिए, दोनों साइड में ओमेगा कैंसिल हो गया, और इससे अपने को क्या निकालना, y निकालना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड सरल आवर्त गति करता है, एक पिंड सरल आवर्त गति करता है, ए बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब इसका विस्थापन माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तथा 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, इसका आवर्तकाल होगा। When its displacement are 4 centimeter and 5 centimeter, then its velocities are 10 centimeter per second and 8 centimeter per second. Its time period will be, options are 5 second, 2 pi second, 3 pi second, none of the above. क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं,
क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मान लो ये कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। तो इसका पोजीशन हर बार क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ होगा, कभी कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, यहाँ पर जा रहा है, और ऐसे ही यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर, इस प्रकार डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो। यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है? 0। क्लियर? यहाँ पर ये जो पाथ है, इसका पाथ है, यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर, और y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है? 5 सेंटीमीटर। आया समझ में? ये जब मोशन कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऐसे मोशन का पाथ ऐसा है क्या? ऐसा है जैसे। तो जब 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो वेलोसिटी, ये y1 है मान लो और ये y2 है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 कितना है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर v2 कितना है? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये है क्वेश्चन। ऑसिलेट कर रही है, तो ऑसिलेट करते समय 4 सेंटीमीटर पर इसका वेलोसिटी इतना है, 5 सेंटीमीटर पर इसका वेलोसिटी इतना है, ठीक। और जब ये एक ऑसिलेशन करेगा, यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर, इसको बोलते क्या? वन ऑसिलेशन। तो इस वन ऑसिलेशन करने में इसको कितना समय लगेगा? इसका 4 ऑप्शन है, 5 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 पाई सेकेंड, ऑप्शन सी 3 पाई सेकेंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द। बनेगा? बन जाएगा तो फिर मैं वेट करूंगा, नहीं तो फिर सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन में क्लियर है? यहाँ पर वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, पोजीशन कितना है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर पोजीशन क्या है? 5 सेंटीमीटर, और इसके वेलोसिटी क्या है? इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा में कहा दिया तो मैक्सिमम है, पहुंच गए हो, देखिए गलत, वो तो मैक्सिमम को पास हो रहा है, पास पहुंच गए लेकिन गलत है ना? मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं दिया, वेलोसिटी दिया है। चलिए, अपने पास जो इक्वेशन है वेलोसिटी का, इक्वेशन है v इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है? अभी अभी बताया था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई। ये वेलोसिटी का एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर 2 टाइप की वेलोसिटी दिया है, 2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। तो एक को हमने v1 माना, इसको क्या माना? y। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, केवल पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब जब पोजीशन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हुआ। तो v1 इज इक्वल टू क्या होगी? ओमेगा, v1 का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 10 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ
a स्क्वायर माइनस 16। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो। क्लियर? इसी प्रकार हम v2 अगर लेंगे, दूसरे केस में जो वेलोसिटी है v2 इज इक्वल टू क्या होगी, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। और y2 कितना है, 5 है ना? तो यहां पर क्या होगी, 8, वेलोसिटी कितना है 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y2, that means 5 का स्क्वायर, यानी 8 is equal to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 25। इसकी इक्वेशन नंबर 2। अपने पास दो इक्वेशन निकल गए। अब इस दो इक्वेशन, अगर यहाँ पर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, मतलब 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, बताते जाओ, a स्क्वायर माइनस 16 अपॉन ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 20। ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 5 और ये कितना हो गया 4। दोनों में स्क्वायर रूट है, कॉमन स्क्वायर रूट लिख सकते हो। कॉमन स्क्वायर रूट इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, यानी यहां पर क्या होगी, 5 का स्क्वायर यानी 25 अपॉन 16, ये वैल्यू हो जाएगी। इज इक्वल टू क्या होगी, बताते जाओ, a स्क्वायर माइनस 16 अपॉन माइनस 20। सॉल्व करो इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 25 a स्क्वायर माइनस 625 करते जाओ, इज इक्वल टू 16 a स्क्वायर माइनस, जल्दी से, ट्रांसफर किए, 25 a स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 256 प्लस 625, कितना हो गया 9 a स्क्वायर। सॉल्व करो, देखो कितना है, सॉल्व करो। अप्रोक्स नहीं आएगा, एग्जैक्ट आएगा। सुबह सब माइनस करो, कितना आ रहा है 9 6 3 है ना। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 369 अपॉन 9, कितना आ गया 441। तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 41। इस वैल्यू को इसमें रखो, किसी भी इक्वेशन में रखो, a में रखो, b में रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में रखो। तो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 कितना है 10 इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाय t, स्क्वायर रूट कितना है a स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 41 माइनस कितना है 16, 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो कुल मिलाकर 10 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t इंटू 5 टू द 10
2 से कैंसिल हो गया, यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेकंड। मतलब इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगी कितना हो जाएगी, ठीक। मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा v1 का, यहाँ पर v2 का दूसरा इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, उससे a स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर का वैल्यू को किस से पुट करोगे और ओमेगा की जगह पर क्या रखेंगे 2 तो अपने को क्या निकालना, टाइम पीरियड। यदि वहां पर उसका फ्रीक्वेंसी निकालना तो 2 पाई आप कर दोगे ओमेगा की जगह। यदि वहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ओमेगा ही रखोगे। तो देख लेना जो पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, मतलब लास्ट कंडीशन ये दिया रहेगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। पहली बार क्या बन सकता है, टाइम पीरियड, दूसरी बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरी बार ओमेगा का वैल्यू ये निकाल सकते हैं। तीनों वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक m द्रव्यमान एक भारहीन स्प्रिंग से ऊर्ध्वाधर लटका है। A mass m is suspended with a weightless spring. Spring along vertical direction. यह n आवृत्ति से दोलन करता है। It oscillates with frequency n. What will be its frequency? What will be its frequency when its mass replaced by 4m? यह n आवृत्ति से दोलन करता है। इसकी आवृत्ति क्या होगी यदि द्रव्यमान बदलकर 4m कर दिया जाए? 4m कर दिया जाए। ऑप्शन ए n/2, 2n, 4n। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला केस क्या है, एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में कितना मास सस्पेंडेड है, m मास सस्पेंडेड है, और इस समय इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, m। अगर इस मास को, वही स्प्रिंग वही है, अब इसके मास कितना कर दिए 4m, तो यहाँ पर n डैश का वैल्यू कितना है, क्या फार्मूला है? थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, फार्मूला क्या है, एफ टी इज इक्वल टू फार्मूला 2π√m/3। ये तो पढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है इसका उल्टा, फ्रीक्वेंसी में 1/m
2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय n, उल्टा होता है। मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, है ना। तो नया फार्मूला क्या जनरेट होगी, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या n डैश अपॉन n कर लो, और यहां पर n डैश ऊपर है तो m डैश कहां पर होगी, नीचे, n नीचे है तो m कहां पर होगी, ऊपर। n m पर डिपेंड है, n डैश m डैश पर डिपेंड है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। n नीचे है ये m, तो अपने पास कंडीशन क्या है, n डैश अपॉन n इज इक्वल टू m अपॉन m डैश, नया केस में हमने कितना कर दिए, 4m कर दिए, तो यहां पर आ गया 4m, यानी m से कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ 1/2, 1/4 स्क्वायर रूट 1/2, यानी n डैश इज इक्वल टू 1/2 ऑफ n, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आधी, मतलब इसका सही आंसर क्या होगी n/2। दो चीज है, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन है पहला चीज इस टाइप कोई भी क्वेश्चन पहले देखो इंक्रीज होगी ये डिक्रीज, तो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, यहाँ पर मास बढ़ा दी पोटेंस कर दी तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगी। यहाँ पर n है नो चेंज, n मतलब नो चेंज, 2n मतलब डबल हो जाता है, यहाँ 4n मतलब 4 टाइम्स हो जाता है, आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सरल लोला की लंबाई को 2% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल, इफ लेंथ of the simple pendulum is increased by 2%, length of the simple pendulum is increased by 2%, then the time period, यदि एक सरल लोला की लंबाई को 2% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, ऑप्शन ए बी सी डी, 1% बढ़ जाएगा, 1% इंक्रीजेस, 1% डिक्रीजेस घट जाता है, 2.5% बढ़ जाता है, 2.5% घट जाता है। एक सिंपल पेंडुलम है और उसके लेंथ को हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया। जब हम लेंथ को 2% बढ़ा दिए तो उसके जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो कितना परसेंट चेंज होगी, यानी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या अगर इंक्रीज हो रही तो कितना इंक्रीज होगी, डिक्रीज एक दिया था एक फार्मूला, केयरफुली पढ़ना था या तो फिर उसको मैं प्रिंट करवा के लाने के लिए बोला था ताकि मैं ट्रांसलेट कर दूं। उसमें बहुत सारा शॉर्टकट है, जितने भी चैप्टर, पूरे चैप्टर में, हर चैप्टर का मेरा एक नोट्स है, उतना पार्ट को पूरे पढ़ लोगे तो लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हर टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व राइट। उसी लिए उसको पूरा पेज करा लो। मैं आज जो है पूरे नोट्स का मैं पीडीएफ भेज देता बना के, उसको एक साथ ये कर लो, तो इंग्लिश जैसे जैसे चैप्टर आएगा उसको हम पास करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखो सबसे पहली बात, जब भी इंक्रीज होता है, लेंथ इंक्रीज होता है, टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, पहली बात, ठीक है। तो यहां पर
डेल एल अपॉन एल इंटू 100%, ये कितना दिया 2% इंक्रीज, लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है 2%। अब मेरे को क्या इंक्रीज करना है, डेल टी अपॉन टी इंटू 100%, इसके वैल्यू को निकालना, मतलब टाइम पीरियड में कितना इंक्रीज होगा, ये है क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब परसेंटेज काफी कम हो, परसेंटेज क्या हो काफी कम, काफी कम होने से क्या है, जैसे 10% से भी हो, एक डायरेक्ट फार्मूला है, जैसे देखो लास्ट सेकंड पेज में लास्ट में दिया हूं उसमें कि जब भी 5-10% से कम हो, वैल्यू कितना हो तो 10% से कम हो, तो उसका जस्ट हाफ होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट बोलने से उसका पावर कितना हुआ हाफ। आपके पास फार्मूला है क्या, T is directly proportional to square root of L, ठीक है, इसका पावर मतलब T is directly proportional to L to the power 1/2। अब आप लोगों को मैं एक चैप्टर पढ़ाया था फर्स्ट में, एक दिन पहले दिन क्लास में आए, परसेंटेज एरर पढ़े थे, परसेंटेज एरर, उसमें क्या होता था, जो पावर होता था वो क्या हो जाता था सामने आ जाता था, यानी यहाँ पर डेल टी है तो डेल टी अपॉन टी कर देते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 सामने आ जाता है, डेल एल अपॉन एल हो जाता है। अब दोनों साइड में डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 डेल एल अपॉन एल इंटू 100% कर दो, इधर भी 100% कर दो, है ना। तो क्या होगी यहाँ पर 1/2 और इसका वैल्यू कितना दिया 2%, तो कुल मिला के 2 कैंसिल हो गया, यानी 1%। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोलने से क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी 1% इंक्रीज, 1% बढ़ेगा। तो याद रखना इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, अगर x का वैल्यू बिलो 10% हो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या करो उसका हाफ कर दो, 5% इंक्रीज होगा तो कितना होगा 2.5, 4% है तो, लेकिन यही परसेंट अगर ज्यादा हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर एस्टिमेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करता 2% डिक्रीज हो जाता है या 2% इंक्रीज हो जाता है, तो क्या करते इंक्रीज का डिक्रीज, डिक्रीज का इंक्रीज, लेकिन उसका हाफ करते। अगर एस्टिमेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो 4% या 1%, मान लो 2% की डिक्रीज हो, 2% डिक्रीज होने से क्या होता 1% इंक्रीज होगा, है ना। अगर 2% इंक्रीज होता 1%। चलो अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा परसेंटेज जो इंक्रीज ऑफ लेंथ दिए हम क्या है 100 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, 2% का मतलब क्या है, अगर इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, मतलब 102 हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिखो, वहां पर जो 2% दिए उसको 300% कर, और सॉरी हमने जो 2% दिया है इसको हमने क्या दिया 300% इंक्रीज, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन ले लेते हैं, 100% इंक्रीजेस, 200%, 100% डिक्रीजेस, 200% इंक्रीजेस, 300% सबको सॉल्व करेंगे, ओके। अब क्या है लेंथ को हम 300% मतलब 300% इंक्रीज, लेंथ को हमने 300% इंक्रीज किया, ठीक है।
क्वेश्चन समझ में आ गया? ये एक पेंडुलम है और उसका लेंथ जो भी है, इसके लेंथ को हम दूसरे केस में इंक्रीज कर दिए। क्या चलो करके देखें, बाकी लोग का आगे। यहां पर फार्मूला क्या है देखो, T is directly proportional to under root of L, ये फार्मूला है, यानी T is equal to 2 pi under root of L by G है, ये मेन फार्मूला है। तो यहां से G कांस्टेंट है, G में कोई चेंज नहीं, 2 pi में कोई चेंज नहीं, मतलब T का जो फार्मूला बनता है अंडर रूट L। यहां से दो सिचुएशन आ जाएगा, ये दो सिचुएशन है, तो इसीलिए T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 अपॉन L1, ये होगा, ये नया फार्मूला। अब L2 क्या हो रहा है यहां पर, L2 इज इक्वल टू क्या, L1 प्लस 300% ऑफ L1, ये है ना। L2 का वैल्यू कितना है, खुद का जितना वैल्यू है और उसका कितना परसेंट और इंक्रीज हो रहा है, 300%, मतलब खुद का जितना लेंथ है उस लेंथ का 300% इंक्रीज हो रहा है, यानी यहां पर क्या होगी, L2 इज इक्वल टू L1, 300% बोलने से क्या हो जाएगा, 300% 100 इंटू L1, तो 2 जीरो कट गया, यानी L2 इज इक्वल टू 4L1, L2 इज इक्वल टू 4L1, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। इस वैल्यू को कहां रखोगे तो क्या हो जाएगी, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4L1 बाई L1 कैंसल हो जाएगा, T2 इज इक्वल अपॉन T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, डबल हो गया, मतलब कितना इंक्रीज, 100%, सिंपल। इसको क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस प्लस T1, और इस T1 प्लस 100% ऑफ T1, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, मतलब 100% अगर T1 का इंक्रीज होगी तो यहाँ पर 100% टाइम, जब उसका कितना 100%, 300% सबसे पहले हमने क्या किया, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, इसके फार्मूला जनरेट हुआ, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। अब T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 अपॉन L1, L2 का वैल्यू अपने को निकालना, तो L2 क्या है, L1 का जितना वैल्यू है उसके साथ कितना ऐड हो रहा है, 300% ऑफ L1, 300% बोलने से क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ L1, ठीक। तो ये 3L1 और L1 4L1, इस वैल्यू को यहां रख दिए, तो क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू 2T1, मतलब डबल हो रहा है, या फिर इसमें वैल्यू रखोगे तब भी आ जाएगा, इसमें क्या करोगे, T2 अपॉन T1 का वैल्यू रखोगे अपॉन T1 करोगे, ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा यहाँ पर 100%। अगर इसमें भी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी, T कितना है, T2 मतलब 2T1 फाइनल माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100%, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी, T1 अपॉन T1 इंटू 100%, तो T1 कैंसिल हो गया, अब भी क्या आ गया 100%। तो तुमको जिस मेथड में आ जाए याद रखना, इसे 2T1 आ जाए, इसमें से T1 घटा दोगे तो एक T1 बचेगा, उसके साथ 100 मल्टीप्लाई, यहां पर मान लो 1.3 आता तो क्या करते, मान लो यहां पर T2 इज इक्वल टू 1.3 T1, तो 30% इंक्रीज, कितना परसेंट, क्योंकि T1 उसमें से निकाल दोगे, 1 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 0.30, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो इस प्रकार हम निकाल सकते, बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते।
जैसे यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 टाइम्स में 1 T1 निकाल दिए, कितना 3 टाइम्स, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 100, मतलब वो 300%। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हल्की द्रव्यमान रहित स्प्रिंग में m द्रव्यमान लटकाया जाता है। एक हल्की द्रव्यमान रहित स्प्रिंग से कैपिटल M द्रव्यमान लटकाया जाता है। A mass capital M is suspended with a weightless spring स्मॉल m द्रव्यमान और लटकाने पर उसमें स्मॉल m द्रव्यमान और लटकाने पर उसमें दूरी x की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। अब संयुक्त द्रव्यमान का इस स्प्रिंग पर दोलनकाल होगा। An extra mass small m is attached with it then extra displacement of mass is x, then time period of oscillation of combined mass will be time period of oscillation combined mass will be पहले डायग्राम को बनाओ, एक डायग्राम बना लो, उसको एज्यूम कर लो, है ना, क्या हो रहा है करके। ऑप्शन है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस स्मॉल m x स्क्वायर अपॉन के 2 पाई अंडर रूट mg कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू x अपॉन mg 2 पाई अंडर रूट mg x अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m 2 पाई अंडर रूट mg कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन x। Understood the question or not? डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बना के बताओ मुझे क्या हो रहा है इस इवेंट में, क्या हो रहा है। हाँ, क्या बना है डायग्राम बना रहे यहाँ पर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में कितना मास सस्पेंडेड है, पहला केस, ठीक है, पहला केस कितना मास सस्पेंडेड है कैपिटल। दूसरा क्या कर रहे हैं हम, स्प्रिंग वही है, अब स्प्रिंग वही है लेकिन हमने थोड़ा क्या कर दिया, एक्स्ट्रा मास और डाल दी।
एक्स्ट्रा मास डाल दिया। तो एक्स्ट्रा मास ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, दो ऑब्जेक्ट। तो इसका जो लेंथ एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हो गया, एक्स हो, तो लेंथ इंक्रीज हुआ। तो टाइम पीरियड इसमें क्या होगी, इस समय टाइम पीरियड t है तो इस समय टाइम पीरियड कितनी है, ये आपको निकालना है। बनाने चलिए आप। जब भी क्वेश्चन कुछ भी आ जाए तो उसको पहले आप ना आउटलाइन ड्रॉ करो, एक बार इमेजिन करो कि क्या हो रहा है। अगर आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या बोला गया है, उसका डायग्राम अगर आउटलाइन आप ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर T का जो फार्मूला होता है स्प्रिंग सिस्टम के लिए और मास सस्पेंड हो, तो T का फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू बोला 2 पाई अंडर रूट m बाई t, ये फार्मूला, ठीक है। इसके लिए मान लो T डैश है, T डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m प्लस m, मास यहाँ पर क्या है m प्लस m अपॉन k, ओके ये है फार्मूला। अब इस k का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, k का वैल्यू नहीं है, k के फॉर्म में नहीं है। अगर k के फॉर्म में होता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ k के फॉर्म में नहीं। अब देखो आप लोगों को मैं पढ़ाया था F इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ kx, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रिएस्टोरिंग फोर्स होते हैं, तो प्रत्यानयन बल वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हुआ है किस मास के कारण हुआ, सेकंड फॉर्म। तो यहां पर फोर्स जो है किसके फॉर्म में होगा, वेट के फॉर्म में। तो वेट यहां पर कितना है mg, फोर्स किसके फॉर्म में है, वेट के फॉर्म में। mg इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, तो k माइनस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg अपॉन x। अगर हम साइन को छोड़ दे, साइन क्या पता था डायरेक्शन, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो लगता है अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगी, ऊपर की ओर, और अगर ऊपर की ओर होती है तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की ओर। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जो प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल और जो विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पर k का वैल्यू mg अपॉन x, तो यहाँ पर p डैश इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन स्मॉल m और कैपिटल M का प्लस होगी, और k का वैल्यू यहाँ पर mg अपॉन x, तो mg अपॉन x, x ऊपर चले जाएगी, यानी t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ mg m प्लस m x अपॉन, और ये ऑप्शन किसमें दिया है, तो करेक्ट आंसर होगी, ठीक है। क्या किया हमने, पहला केस ये है, दूसरा केस ये, ठीक है। दूसरा केस को ही हम पहला मान लें, थोड़ी देर के लिए दूसरा केस को ही पहले मान लें। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, मास अपॉन, यहाँ पर टोटल मास कितना है m प्लस है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पूछा है, इसका टाइम पीरियड ये पूछा है। तो दोनों का मास कितना है m प्लस m, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू कैसे निकालना है, F इज इक्वल टू माइनस kx, ये फार्मूला होता है। तो F जो है फोर्स है, फोर्स यहाँ पर किस फॉर्म में लग रहा है, वेट के फॉर्म में, तो वेट के फॉर्म में, और वेट का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। तो k का वैल्यू यहाँ पर क्या होगी mg अपॉन x। माइनस साइन हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन केवल डायरेक्शन बताता है, अपने को टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम किस टाइप की क्वांटिटी है,
स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए माइनस साइन को हम छोड़ देते हैं। t कैपिटल M स्मॉल m x अपॉन ये बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आप ग्राफ को ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं। निम्न चित्र में एक दोलित्र का विस्थापन समय ग्राफ प्रदर्शित है। दोलित्र का आवृत्ति हो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एक ही मतलब होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ its frequency will be, इसका फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपको ये निकालना। एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और पोजीशन टाइम ग्राफ जो है इस टाइप का है। टाइम और एक पोजीशन है, जीरो 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 टाइप का जा रहा है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ऑप्शन सर 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज एंड नमस्ते। बाकी लोगों का ग्राफ है और इस ग्राफ से हो सकता है वेलोसिटी दे देते हैं, वेलोसिटी ग्राफ देता है या पोजीशन टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ दे दे, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ दे दे, उस ग्राफ को देख करके आपको क्या करना है, क्या निकालना है, उसके फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसके टाइम पीरियड निकालना। दो चीजें, टाइम पीरियड निकालो या फ्रीक्वेंसी। तो देखो टाइम पीरियड का डेफिनेशन पर जाओ पहले, क्या है टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखो वन ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन, अगर ये ग्राफ इतना तक पूरा नहीं दिया तो हम हाफ ऑसिलेशन लेते हैं। एक ऑसिलेशन का डेफिनेशन क्या है? एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ, ये ऑसिलेशन होता है। मतलब अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो यहां से एक ऑसिलेशन कहां होगा? यहां से ये आधा और एक आधा, यहां तक एक पूरा ऑसिलेशन ले लो, या ग्राफ में मान लो यहीं तक दिया रहता तो आधा ऑसिलेशन ले लो, ठीक है। समझ रहे हो क्वेश्चन? ग्राफ मान लो यहां तक नहीं दिया, यहीं तक दिया, तो कौन सा ऑसिलेशन लेना है? हाफ ऑसिलेशन। तो हाफ ऑसिलेशन यहां से यहां तक क्या है? हाफ ऑसिलेशन। तो टाइम हाफ ऑसिलेशन अगर पूरा ऑसिलेशन करने के लिए टाइम t लेता है तो पूरा ऑसिलेशन के लिए कितना लेगा? t/2। तो यहाँ पर t/2 मतलब हाफ ऑसिलेशन करने के लिए कितना समय लगेगा? देखो इस ग्राफ को देखो, हाफ ऑसिलेशन को 0.03 माइनस
तो 0.03 माइनस 0.01 फाइनल टाइम माइनस दोनों को हमने इंटरवल कर दिया। अगर पूरा ग्राफ दिया रहता तो हम t लेते और 0.5 से 0.2 माइनस करते तो डायरेक्ट पूरे का आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी t इज इक्वल टू ए हो जाएगा 2 इंटू 0.02 मतलब 0.04। ये किसका वैल्यू हो गया t का वैल्यू। तो t किसका उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाई f या डायरेक्ट f लिखो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 0.04। इसका उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा कर दिया और इसका मतलब पॉइंट हटाओगे 100/4 यानी 25 कितना हो जाएगा 25। तो ग्राफ को देख करके आप क्या निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हो। कैसे करोगे, उसका एक ऑसिलेशन ले लो, एक ऑसिलेशन नहीं दिया है आधा ऑसिलेशन दिया देखो, अगर मान लो यही करके किया अब नहीं मालूम तो क्या करते हैं यहां से यहां तक t/4 4 भाग का एक भाग तो 0.1 डिवाइड बाय 4 हो जाता डिवाइड बाय 4 हो जाता 0.1 माइनस 0 इसको घटाते हैं t/4 हो जाता ना। t/2 लिए हैं t/4 इज इक्वल टू 0.01 माइनस 0 मतलब 0.01 तो उससे भी यही वैल्यू आता। तो कुल मिलाकर के पूरे ग्राफ को देख लो, अगर आपके पास यहां तक दिया है तो 75% है, यहां तक दिया है 100% है, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक है 0.05 माइनस 0.01 मतलब एक कंपन करने के लिए एक ऑसिलेशन करने के लिए जितना समय लगता है वो टाइम पीरियड बोलते हैं। और इस एक्सिस में क्या दिया है टाइम, तो उस टाइम को हम निकालते हैं। बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कण इस प्रकार गति करता है कि उसको तुरंत ये पार्टिकल एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसको त्वरण समीकरण a इज इक्वल टू माइनस dx द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां x संतुलन स्थिति से विस्थापन तथा b नियतांक है दोलन काल होगी। ये पार्टिकल oscillate such that its oscillation is represented by a is equal to minus dx, where x is displacement from mean position, displacement from mean position, and b is a constant, then its time period will be 2 pi upon b, 2 pi upon under root b, 2 pi under root b, another. जस्ट फार्मूला पूछा है
क्या दिया है, a इज इक्वल टू माइनस bx, ये दिया है। तो आपने इसका टाइम पीरियड को निकाला। क्या है फॉर्मूला, देखो इससे ये क्लियर हो रहा है, ये क्या है, एसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, पहला चीज। और जब भी इस टाइप का कंडीशन सेटिस्फाई होता है, एसिलेशन किसके प्रोपोर्शनल हो, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, और साथ में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो समझ लेना है कि बॉडी किस टाइप का मोशन करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर एस्केलेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, और साथ में माइनस हो, मतलब कुल मिला के मास इज इक्वल टू क्या होगा, एस्केलेशन चीज क्या है, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। तो फोर्स और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मास इनटू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्केलेशन। तो वहां से ही हम देखें कि एस्केलेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और साथ में माइनस हो, इसका मतलब किस टाइप का मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त किस टाइप का गति करेगा, सरल आवर्त गति, ये कंफर्म है। और सरल आवर्त गति में फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एस्केलेशन, ये फार्मूला होता है। क्या, विस्थापन, विस्थापन बटे त्वरण, ये फार्मूला हर केस में। पहला जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको हम प्रूव करने के पहले उसका फार्मूला डिराइव करने के लिए, जैसे आपके पास फार्मूला है, अलग अलग फार्मूला है, जैसे आप फार्मूला यूज करते हो क्या, सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, L बाई जी हम फार्मूला यूज करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट और एस्केलेशन का रेशियो आता है L बाई जी, ठीक है। अगर हम अर्थ ले लें, उसको होल बनाएं, तो उसमें जो रेडियस है, रेडियस R बाई जी कैपिटल, उसके लेंथ के बदले में R आ जाता है। अगर आप U क्यूब लो, उसका जो हाइट होगा वो हाइट क्या होगा, L बाई 2, L बाई 2, तो इसीलिए हाइट L बाई 2 है, इसके फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट H बाई G, और H के जगह क्या हो जाएगा, L बाई 2G, 2 नीचे आ गया, L बाई 2G, तो फार्मूला ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर 2 पाई अंडर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, डिस्प्लेसमेंट x है, क्या बोला है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एस्केलेशन कितना है, dx, अब माइनस साइन क्यों छोड़े, क्यों, टाइम 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 स्केलर क्वांटिटी, x कट गया, यानी 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन अंडर रूट b, तो क्या होगा, कौन सी ऑप्शन सही होगी, 2 पाई अपॉन अंडर रूट, ठीक, फटाफट आगे समझ में। क्या किया हमने, केवल और केवल एस्केलेशन के जगह पर क्या वैल्यू रख दिया, जो इक्वेशन दिया है उस वैल्यू को, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट से कैंसिल होगा और फार्मूला 2 पाई अपॉन अंडर रूट सर आते तक सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा
माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा और जब विस्थापन आयाम की आधी हो, जब विस्थापन आयाम की आधी हो, स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। The ratio of kinetic energy at mean position and potential energy at displacement half of the amplitude in SHM will be options are 1:4, 1:2, 1:5, 1:8. आ गया समझ में? क्या मेन क्वेश्चन में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। मेन क्वेश्चन में तो दिया क्या दिया? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, देखो हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन कहाँ जीरो होता नहीं होता है? होता है काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी दूसरे केस बोल रहा था। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है? हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक, क्वेश्चन को केयरफुली इसलिए पढ़ना है। केयरफुली पढ़ोगे तो इसका एक क्वेश्चन कहीं पर भी देता है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। तो ये डिफरेंट सिचुएशन बना करके कई क्वेश्चन इससे जनरेट होता है। ठीक है, आपको तीनों फार्मूला याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है और टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। और तीनों फार्मूला आपको देखना है और कौन सा सिचुएशन में कौन सा पोजीशन पर है, उस पोजीशन पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आपको देखना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ एनर्जी सबसे रेशियो इजी क्वेश्चन होता है। सिंपल है कि यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर y इज इक्वल टू a होता है और यहाँ पर जस्ट बीचों बीच में हो तो y इज इक्वल टू a/2। तीन कंडीशन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनका रेशियो निकालो। वेरी एकदम इजी क्वेश्चन है। यही है ना कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, गतिज ऊर्जा कहां पर,
माध्य स्थिति इसको बोलते हैं, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो। और कहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के जस्ट हाफ हो। दो फार्मूला, 3 फार्मूला आपको याद रखना है, एक ही फार्मूला याद रखना है, या वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है। वेलोसिटी फार्मूला आ गया तो 1/mv² कर लो, है ना, उससे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकल जाएगा। जितना काइनेटिक एनर्जी में y का वैल्यू जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतना प्लस कर दो, पोटेंशियल एनर्जी होता है, दोनों को प्लस कर दोगे टोटल एनर्जी हो जाता है। तो 3 फार्मूला यहाँ पर होता है, और इस 3 फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको नहीं मालूम है, v फार्मूला ओमेगा अंडर रूट क्या होता है, a² - y²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/mv²। तो v का स्क्वायर वैल्यू कर दोगे तो कितना हो जाएगी, 1/2 m ओमेगा² a² - y²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जितना माइनस किए y² माइनस किए तो y² यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ब्रैकेट के सामने जितना है उतना आपको लिख देना है, 1/2 m ओमेगा² y²। तो ये किसका फार्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पर क्या किए, जितना माइनस किए उतना यहाँ पर प्लस कर दिए, तो y² को ले लेना है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होता है क्या होगी, 1/2 m ओमेगा² a²। y² को छोड़ देना, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस, टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पर बेस्ड है, मतलब एनर्जी neither be created nor be destroyed, its one form can be changed into another form। यानी यहाँ पर जो कौन सी ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा, ये जब यहाँ से यहाँ पर आती है तो स्थितिज ऊर्जा में या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाइट में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आने पर काइनेटिक एनर्जी। यहां से यहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। यहां से यहां तक जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब तक वेलोसिटी डिक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0। और जब रिवर्स आएगी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, 3:4 तब भी राउंड है, 4:4। फार्मूला आपके सामने है, क्या क्या निकालना है आपने को, काइनेटिक एनर्जी एट कहां पर, मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन अपॉन पोटेंशियल एनर्जी एट y = a/2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कहां पर, a/2, और काइनेटिक एनर्जी कहां निकालना है, y = 0, यहां पर निकालना है। दोनों का फार्मूला रख दो, दोनों का काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 m ओमेगा² a² - y² अपॉन 1/2 m ओमेगा² अपॉन क्या हो जाएगा, a² है ना, क्या a हो जाएगा 0²। मेन पोजीशन में बोलने से क्या हो जाएगा, 0², और यहाँ पर a/2 का कैंसिल हो गया, क्या बचा, a² अपॉन a²/4, a² कैंसिल हो गया, 4/1। तो इसका रेशियो क्या होगी, 4:1। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगी, कहां पर होगी, ये भी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हाफ पर है, 1/3 पर है, 2/3 पर है, तो जहां जहां पर आप कर सकते हो। तो इससे 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले ऑसिलेट करता है, तो यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय लगता है, क्या से यहां T/6, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यहां पर कौन सा एनर्जी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पर
मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। यहाँ पोजीशन का क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू ए, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, इसी से बन जाता है। एक इक्वेशन याद रखो वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। पहले बार डिफरेंशिएट कर दोगे वेलोसिटी मिलेगा, दूसरे बार डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सीलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी का जो भी वैल्यू है उसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उतना क्या कर दो, प्लस कर दोगे, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर माइनस इनटू y स्क्वायर। तो जो एक्स्ट्रा है वही क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। जो एक्स्ट्रा है, एक प्लस और एक माइनस, उसको छोड़ दो, जो बचता है वो टोटल एनर्जी। अलग अलग पोजीशन पर उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग जगह पर उसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग अलग जगह पर उसका टोटल एनर्जी क्या होगी। याद रखना हर जगह पर टोटल एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। टोटल एनर्जी हमेशा सेम होता है, ठीक है। एक में अगर इंक्रीज होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा। अभी दो लोग आए हो यहाँ पर, दो लोग का दो बैग है, एक का वजन 5 किलोग्राम है, एक का 6 किलोग्राम है, टोटल कितना हुआ 13 किलोग्राम। अगर मैं बोल दूं दो को एक बुक लेकर उसको बैग में डाल दूं तो क्या होगा, एक में कम होगा दूसरे में बढ़ेगा। जब ये पूरा खाली कर देंगे तो उसके दूसरे बैग में क्या होगा, पूरे भर जाएगा। तो मतलब एक का 0 हो गया तो दूसरे का मैक्सिमम रिवर्स कर दोगे। इस प्रकार क्या होगा कि एक का इंक्रीज होता है तो दूसरे का डिक्रीज होता है और टोटल क्या होता है, नहीं है क्या? है